फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पास्ट में भी आ चुके हैं और आने की चांसेस इनकी फिर से बहुत ज्यादा है, उनको यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हम इसका आंसर देख लेते हैं। डिसेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी तरीके का परमानेंट इम्पेयरमेंट या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी में रिडक्शन। इट कैन बी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और रिडक्शन ऑन द इन द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। अगर आपको पी में एक डेफिनेशन पता हो, आप अपने आंसर में सीधा डेफिनेशन लिख देते हो, तो आपके आंसर का इम्पैक्ट ये बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये आप डेफिनेशन को भी एक बार पढ़ सकते हैं। ये जो हमारी डिसेबिलिटी है, ये बाय बर्थ हो सकता है या फिर लाइफ टाइम में बीच में डेवलप हो सकता है अलग अलग रीजंस के वजह से। कॉजेस हम आगे एक क्वेश्चन में देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। अब हम पहले डिसऑर्डर के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। डिसऑर्डर इज बेसिकली एन एलिमेंट और इलनेस दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हिंडर्स अ पर्सन्स परफॉर्मेंस एंड डिमिनिशेस हिज और हर एफिशिएंसी। ये जनरली जब स्टार्ट होता है तो कम होता है, छोटा सा एक प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, बढ़ता चला जाता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, और कई बार ये डिसेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये भी मेंटल हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, इसके टाइप्स हम आगे देखने वाले हैं। साथ साथ बहुत सारे अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं, सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम आगे एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ये छोटी सी डेफिनेशन आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन ब्रीफली। या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कॉग्निटिव को आप एक्सप्लेन करिए, यहाँ पे टाइप्स मैंने लिख दिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। जब एक पर्सन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस में एवरेज पर्सन से भी खराब हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है। नीचे हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जैसे कि लर्निंग में प्रॉब्लम, सॉल्विंग में, जजमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक इंटेलेक्चुअल पार्ट हो गया। साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक और चीज आ जाएगी कि यहाँ पे जो डेली एक्टिविटीज है सच एज कम्युनिकेशन, इनमें भी प्रॉब्लम होगी जो पर्सन सफर कर रहा है। तो ये हमारा थोड़ा सा सिमिलर है, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है। बेसिकली जब हमारे फिजिकल कोई फीचर में हमें डिसेबिलिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। जब कोई भी बॉडी का पार्ट फंक्शन ना कर पाए, डिसेबल्ड हो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। जब किसी पर्सन को वॉकिंग में, मोबिलिटी में डिफिकल्टी है, सिटिंग, स्टैंडिंग या फिर कोई भी डेली फिजिकल काम में डिसेबिलिटी आती है, तो उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, राइट एनी 5 जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स। तो यहाँ पे हमें 5 पूछे हैं, तो 5 को हम एक्सप्लेन करेंगे। आपकी बुक में 10, 12 बहुत सारे यहाँ पे एटिकेट्स दिए हुए होंगे। आप मन से भी सोच के इस आंसर में कुछ भी बेसिक सा एटिकेट यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके आंसर को। अगर आप विजुअली इंपेयर्ड पर्सन से मिल रहे हो, वहां पे जा रहे हो उसके पास, तो पहले आप खुद को, आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कराओ ताकि उसको पता चले। इसके अलावा कभी भी कोई किसी की व्हील चेयर पे आपको टिकना नहीं है, चढ़ना नहीं है। ये बोला जाता है कि व्हील चेयर भी उसकी बॉडी का पार्ट है, तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। इसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी है, तो आपको प्रॉपर टाइम उनको देना है बोलने के लिए। आपको अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आपको ऐसे एक्ट नहीं करना है कि आपको समझ में आ रही है, आपको क्लियर रहना है ताकि उनको भी थोड़ा सा फेकनेस ना लगे। तो ये बेसिक जनरल एटिकेट्स होते हैं। ऐसे आप मन से बहुत सारे एटिकेट सोच सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा डेफ पर्सन है, तो वहां पे आपको अगर उसको अटेंशन आपको लेना है उनका, तो आपको वेव करना है या फिर आपको टैप करना है सिंपली। इसके बाद फिफ्थ हमारा रूल आता है, कोई एक ब्लाइंड पर्सन है तो हमेशा खुद को आइडेंटिफाई कराना है अपना नाम लेके ताकि उनको क्लियरली समझ में आ जाए। ऐसे ही आप मन से बहुत सारे एटिकेट सोच के भी लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा ये आंसर है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेंशन 5 कॉजेस फॉर डिसेबिलिटी। यहाँ पे 5 कॉजेस में मैंने सिंपल से आपको हेडिंग्स दे दिए क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से हमारे कॉजेस, सिम्टम्स निकल के आ जाते हैं इन चीज़ों के। जेनेटिक कॉजेस, बहुत सारी डिसेबिलिटी जेनेटिकली हो सकती है, हमें बचपन से बाय बर्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारे फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। पॉवर्टी के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पॉवर्टी नहीं थी तो आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे। मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो नीचे दी हुई है, ये भी पॉवर्टी से कई बार रिलेटेड होती है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। आपको क्वेश्चन अगर आता है कि सिर्फ आपको मेंशन करना है और कम मार्क्स के लिए आता है, तो सिंपली आप मेंशन कर देंगे। कभी कभार आपको आएगा कि 2 को एक्सप्लेन कर दीजिए, 5 को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सीडेंट से आपकी डिसेबिलिटी बहुत बार, बहुत केसेस में डेवलप हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरी ये हो सकती है, एक रोड एक्सीडेंट हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन से डेवलप हो सकती है, और इलनेस से
कोई डिसेबिलिटी जनरेट हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम। आपको कोई भी इलनेस होती है उसके बाद डिसेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है। तो ये 5 सिंपल कॉजेज थे, बाकी आप मन से भी सोच के लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन देयर कॉजेज एंड सिम्टम्स। अभी का आप सैंपल पेपर देखेंगे तो वहां पे भी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। यहाँ पे मैंने अलग अलग स्लाइड्स में 5 जो डिसऑर्डर है हमारे टाइप्स उनको डाल दिया है। इनमें आपको जो ADHD फर्स्ट स्लाइड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इसका आप फुल फॉर्म बताइए, तो सबसे पहले फुल फॉर्म हमारे पास है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके बाद इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, नीचे सिम्टम्स और कॉजेस है। हर जितने भी हमारे डिसऑर्डर है उनमें मैंने यही जो फॉर्मेट है इसको फॉलो किया। तो सीधे इनको देख लेते हैं। अगर एक बच्चा ADHD से सफर हो रहा है तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत सारे इंपल्सिव एक्शंस वो वहां पे कर रहा है। ADHD चिल्ड्रन सफरिंग विद ADHD में ट्रबल पेइंग अटेंशन। तो ये हमें सिंपल सी चीजें देखने को मिलती है ADHD में। इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो चिल्ड्रन और अडल्ट में हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन में हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि दीज चिल्ड्रन फॉरगेट देयर डेली एक्टिविटीज या फिर डेली रूटीन्स को फॉलो करने में इनको डिफिकल्टी होती है। 2 चिल्ड्रन के ये सिम्टम थे। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो दे जनरली गेट एंजाइटी अटैक्स, या फिर ये जो ADHD सफरिंग एडल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत ईजिली। तो ये हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कॉजेस ब्रेन इंजरी से हो सकता है, या फिर बाय बर्थ अगर आपका बहुत लो बॉडी वेट था तो उसके कारण हो सकता है। अगला हमारे सामने डिसऑर्डर निकल के आता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म SPD का ये फुल फॉर्म है। इसमें हमें देखने को मिलता है जनरली जो हमारी सेंसरी हमारे जो स्टिमुलाई हैं ब्रेन के उसमें अफेक्ट देखने को मिल सकता है। जनरली इसमें इंक्लूडेड होती है जितनी भी चीजें आप देखते हो, सुनते हो, स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो, टच करते हो, इसमें आपके सेंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो SPD से सफर कर रहा है उसको बहुत ज्यादा हार्श कोई या फिर बहुत ज्यादा लाइट कोई स्टिमुलाई लगेगा। फॉर एग्जांपल किसी को अगर शर्ट भी पहनना है तो उसको बहुत ज्यादा स्क्रैची या फिर इची लगेगी, या फिर कोई कलर बहुत ज्यादा ब्राइट लगेगा जो जनरल पॉपुलेशन को एकदम नॉर्मल लग रहा है। तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। कॉजेस इसके भी वही हो सकता है, जेनेटिक कॉज हो सकता है या फिर लो बर्थ बॉडी वेट बर्थ के टाइम पे। तो ये सिंपल से कॉजेस थे। अगला हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें हमें देखने को मिलता है जो नर्वस सिस्टम है साथ साथ जो ओवरऑल कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और फिजिकल हेल्थ है वो अफेक्टेड रहती है। इसमें हमें जनरली देखने को मिलता है कि जो एक बच्चा है उसकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत धीरे डेवलप होती हैं, बहुत ज़्यादा धीरे इसकी मूवमेंट स्किल्स डेवलप होती हैं क्योंकि ये ASD से सफ़र कर रहा है। कॉजेस जेनेटिक फैक्टर्स, ज़्यादातर जो हमारे डिसऑर्डर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जेनेटिक फैक्टर्स के कारण डेवलप हो सकते हैं, बाय बर्थ ये हो सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसका रीज़न हो सकता है कि आपका जो एनवायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा खराब था तो इसके कारण ASD डेवलप हो गया। तो ये 2-2 सिम्टम्स यहाँ पे 2-2 कॉजेस मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे दिए होंगे। जनरली अगर आपको 2 पता है तो इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2-2 ही डाले। अगला हमारा डिसऑर्डर है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इसमें हमें देखने को मिलता है जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा बहस करते हैं। ये ODD के कारण होता है। सिम्टम्स सिंपल है, बहुत सारे टेंट्रम्स ये लोग कर रहे होते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट ये बच्चे करते हैं, तो ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कॉजेज इसके होते हैं सोशल फैक्टर, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है या फिर कोई डिवोर्स देखने को मिलता है, फैमिली मेंबर्स में लड़ाई इनको बहुत ज्यादा बचपन से देखने को मिलती है तो उसके कारण ये डेवलप हो जाता है। कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर से डेवलप हो जाता है, जब इनके बड़ों से रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन इनके नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकल इनको ट्रबल्स देखने पड़ते हैं तो उसके कारण ही हो जाता है। तो ये हमारे 2 कॉजेस निकल के आ जाते हैं। अगला हमारा आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको हम देख लेते हैं। OCD आपने कई बार देख सुना होगा। ये जनरली इसमें क्या होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमें रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को थॉट आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जर्म्स हैं तो वो बार बार हाथ धोने लगेगा, तो ये इसका एक एग्जांपल है। इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि जनरली जो डर्ट है उससे बहुत ज्यादा फियर आ जाता है लोगों को, या फिर नीडिंग थिंग्स ऑर्डरली और सिमेट्रिकली, कि एकदम सिमेट्री में चीजें रखी हो, ये भी एक इसका सिम्टम है। एक बहुत कॉमन ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। इसके कॉजेस बाय जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक बच्चा अपने बड़े को देख रहा है बार बार हाथ धोते हुए तो उससे भी ये लोग लर्न कर सकते हैं। तो ये कॉमन कॉजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ हमारे जो 5 टाइप्स थे वो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जो हमारा ADHD था वो आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। उसके क्वेश्चन हमें भी आया था शायद, और बहुत बार आता भी है पास्ट में। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल इसका आंसर है।
जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे थिंकिंग बेस्ड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप बुकिश वर्ड इसमें लिखो, आप मन से सोच के भी इनके आंसर लिख सकते हो। तो मेडिकल चेकअप हमें करा लेना चाहिए ताकि हमें पता हो कि किस बच्चे की क्या नीड्स हैं। साथ-साथ जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम करवाने वाले हैं, वो बच्चों के इंटरेस्ट बेस्ड हो ताकि उनको करने में मज़ा आए। जितने भी इक्विपमेंट हमें चाहिए, वो बच्चों के हिसाब से हो, उनकी जितनी भी स्पेशल नीड्स हैं, उनके हिसाब से हमें इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड ताकि बच्चों को कोई इंजरी भी ना हो, साथ-साथ उनको मज़ा भी आए। इसके अलावा अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज शुड बी यूज्ड, उनको इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए, उनको गेम सिखाना चाहिए, उनके हिसाब से हमें गेम को मॉडिफाई करना चाहिए और उसके बाद उन्हें हमें खिलाना चाहिए। रूल शुड बी मॉडिफाइड, ये अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया ताकि बच्चों को खेलने में भी मजा आए और वो खेल भी पाए। चिल्ड्रंस previous experience must be taken into consideration। अगर किसी बच्चे को किसी स्पोर्ट में प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो बस इतना ही था हमारे इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर था, थोड़े बहुत टर्म्स ज़्यादा थे, लेकिन चैप्टर ओवरऑल ईजी है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ।